नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर एनपी सिंह और आप सभी का जीविता टीवी चैनल पर आपका स्वागत है। वैदिक नेचर क्योर की यह 24वीं कड़ी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पार्वती विद्यापीठ और पार्वती विद्यापीठ वैदिक यूनिवर्सिटी के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत यह श्रृंखला चलाई गई थी, यह चलाई जा रही है, जिसका 24वां सत्र है और एक सत्र चलेगा। 25 सत्र के बाद ये हम इसको विराम देंगे। और जो लोग भी इसमें नियमित भाग ले रहे हैं और नियमित जो इसके सवाल पूछे जा रहे हैं उसके जवाब दे रहे हैं, तो उनकी सारी प्रक्रियाओं के बाद उनको कार्यक्रम के समाप्त होने पर उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि उन्होंने इस 25 सप्ताह की जो पाठ्यक्रम था उसके वे अंशीदार थे। आज का विषय है कि वैदिक नेचर क्योर या वैदिक निसर्गोपचार के साथ हम बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल कैसे करें। ये बहुत चीज़ें हैं जो आजकल आप देख सकते हैं कि बच्चों में बहुत सी ऐसी समस्याएं आ रही हैं और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परिवार भी परेशान है। बहुत की चीज़ उसके इलाज के लिए भी सोचना पड़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी एक एंग्जाइटी रहती है कि ठीक होगा कि नहीं। और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो शायद वो खुद जो पेरेंट्स हैं या दंपति हैं वो खुद नहीं समझ पाते कि इसका किस तरह इसको संभालें। क्योंकि बहुत बार होता है कि दवा से काम नहीं होती, या दवा ऐसे कुछ प्रॉब्लम आते हैं जिसका दवा का कोई रोल ही नहीं होता। तो ये बहुत बड़ी चीज़ आज की तारीख में है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कि हाँ, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अपनी राय दें, सुझाव दें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, अपने सोशल मीडिया पे लगाएं। और बहुत जल्दी हम पंचकोश, पंचप्राण और हम माने आपके नवरस और तन्मत्र पे अलग पाठ्यक्रम ही चलाएंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन, जिसको जैसे सीखना है उस पर हम आ सकते हैं और हम लोग करेंगे उस पर। तो हम लोग आगे बढ़ें। बहुत सी चीज़ें होती हैं कि बच्चों के जीवन में या बच्चों के साथ जब एज ए पेरेंट लोग डील करते हैं तो समझ नहीं पाते क्या करते हैं। डॉक्टर के पास ले जाते हैं, बहुत कुछ चीज़ कराते हैं, लेकिन वहाँ भी लगता है और वो भी समझ जाते हैं ये सब परेशानी दवा का नहीं है। तो बच्चों के जीवन में क्या परेशानी है। हालांकि हम लोगों ने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर और कई डिसऑर्डर लोगों के लिए हम लोगों ने समझ लिया है कि बहुत से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो रहे हैं आजकल लोगों में। जैसे हाइपरटेंशन की बीमारी आ जा रही है, डायबिटीज़ आ जा रही है, थायराइड के कई प्रॉब्लम्स आ जा रहे हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। उसको हम तो मान लिए कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। हालांकि आजकल बच्चों में भी या कम उम्र में भी डायबिटीज़ आ जा रही है। अब सवाल है कि जब हम बच्चों में जो बहुत से प्रॉब्लम आती हैं, जो हम देखते हैं, जो समझते हैं और उसके बाद समझते हैं कि इसको कैसे टैकल करें, बड़ा हो के बच्चा क्या होगा, उसमें सबसे कॉमन जो आ जा रहा है ADHD आ जा रहा है ना, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर या डिजीज। मतलब अटेंशन भी नहीं है और हाइपर एक्टिव भी है। मतलब बच्चे में एक आवेश भी है, एक गुस्सा भी, क्रोध भी आ रहा है, अब उसके बाद अटेंशन भी नहीं, उसकी भी डिफिशियंसी है। तो बहुत तरह की प्रॉब्लम हो रही है। अब इसको तो हम समझ लेते हैं या मान लेते हैं कि बच्चे में ये है, उसका एक नामकरण हो गया कि भाई ये रोग है। अब इसका इलाज भी होगा, रोग है तो इलाज होगा, इलाज के लिए दौड़ते हैं और इलाज करते रहते हैं। बहुत कुछ होता है। बहुत बार देखते हैं कि बहुत सी चीज़ें नहीं होती। और सबसे बड़ी बात कि रोग है तो रोग का इलाज के बारे में सोचते हैं, रोज क्या कारण क्या है उसको नहीं सोचते, किस वजह से हो रहा है ये नहीं सोचते। ये बहुत सी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे हमारी वैदिक नेचर क्योर या वैदिक परंपरा या वैदिक लाइफस्टाइल बहुत कुछ चीज़ आती है जो आपको समझना पड़ेगा और वो जानना पड़ेगा, वो बहुत ज़रूरी है। हालांकि हमने पुराने अगर हमारे सेशन देखेंगे तो उसमें कई जगह पे जैसे वैदिक रीति की लाइफस्टाइल की बात आई है कई जगह पे, उसको भी फॉलो करने पे बहुत कुछ चीज़ होगा। लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो समझने की ज़रूरत है कि आज बच्चा अगर जन्म लेता है तो उसी दिन से ही बच्चे के साथ बहुत कुछ चीज़ प्लान्ड वे में काम करना शुरू हो जाता है। सब कुछ प्लान, बच्चा स्वतः उसके विकास को हम होने ही नहीं देते, क्योंकि हर माइलस्टोन या हर चीज़ के साथ हम ऑलरेडी इतना प्लान करते हैं कि बच्चा सब कुछ ऑर्गेनाइज वे में डेवलप होता है, ऑर्गेनाइज में ये में होता है। यानी वो स्वतः किसी चीज़ का
उसके साथ संपर्क हम नहीं होने देते, सब कुछ ऑर्गेनाइज वे में करते, इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज होता है कि बहुत कुछ चीज़ आर्टिफिशियल हो जाता है। लेकिन उसको प्रकृति के साथ, समाज के साथ और एक व्यक्ति के रूप में या उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है उस डेवलपमेंट के साथ जो जो परिवर्तन आते हैं, जो जो माइलस्टोन आते हैं, उसके साथ उसका अपना अंतर संबंध और इस सिचुएशन के हिसाब से प्रकृति के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, या वो कैसे डेवलप करता है, या उस चीज़ को वो कैसे हैंडल करता है, उसके बीच वो अपने आप को कैसे डेवलप करता है, वो शायद हम लोग बहुत हद तक नहीं होने देते। सबसे पहली बात जो है कि आजकल तो बचपन में ही या जन्म के बाद एक दूध, मातृ की दूध की बात है, उस पर भी बहुत है, बाजार में बहुत से ऐसे आ गए हैं। हालांकि उसमें डिस्क्लेमर लिख दिया जाता है कि मदर्स मिल्क इज़ द बेस्ट मिल्क, लेकिन उसके बाद भी वो दिया जाता है। और आप अगर किसी शिशु चिकित्सक के पास जाएंगे तो वो भी वही लिखता है। क्यों लिखता है? अगर माँ के दूध हो रही है तब भी, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी बोलते हैं कि माँ का दूध पिलाइए, लेकिन शायद बच्चे की आवश्यकता अनुसार नहीं हो रही, इसलिए ये भी दीजिए। तो पहले से ही आप बच्चे के अंदर जो उसके लिए सबसे बेस्ट है, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे आवश्यक और उसके जीवन के लिए वो आधार है कि मातृ दूध अगर उसको मिलेगा तो उसके अंदर की जो प्राण शक्ति है, इम्यूनिटी है, इम्यून शक्ति है, वो डेवलप होगी और वो ग्रो करेगी और उस रूप में होगी कि वो भविष्य में जब एक समाज में या अपने परिवेश में जब भी जाएगा तो उसके अंदर वो क्षमता रहेगी, उसके अंदर वो इम्यूनिटी रहेगी कि वो शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर या सामाजिक स्तर पर किसी भी चुनौतियों को वो झेल पाएगा और उसको हम रोक पाएंगे या उससे वो लड़ पाएगा, उसके अंदर ये क्षमता होगी। लेकिन ये बहुत पहले, ये बाजार का खेल है कि पहले ही ऐसे कुछ चीज़ डालो कि बच्चे जन्म के साथ ही उसके पोषण में ऐसा दे दो कि उसी के साथ साथ वो तुरंत, क्योंकि वो अननेचुरल है, उसके लिए वो तैयार नहीं है। बच्चा तैयार है उस समय सिर्फ माँ के दूध के लिए, लेकिन उसी समय आप ऐसा कुछ खिलाने पिलाने लगते हैं और ये स्टेटस सिंबल भी हो जाता है कि नहीं, मैं बहुत महंगी चीज़ें बच्चे को खिला रहा हूँ तो मेरा स्टेटस सिंबल है और इसलिए करते हैं वो बच्चे को। यानी कि बच्चा फर्स्ट जो है माँ के साथ जो उसका संबंध होता है वो टूट रहा है। माँ के साथ संबंध होने पे जो उस सबसे पहली बात जो हो, उसके अंदर एक फील ऑफ कंफर्ट आता है, उसको हम तोड़ रहे हैं। बच्चा सबसे ज़्यादा शांत, बहुत ज़्यादा रिलैक्स माँ की गोद में होता है। उस समय बच्चे का इतना ज़्यादा मेंटल डेवलपमेंट नहीं हुआ है या वो इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं किया है कि हर सिचुएशन को वो एनालाइज करे और उसका इंटेलेक्चुअल इंटरप्रेट करे या माइंड उस रूप में काम करे। नहीं, वो उस समय सिर्फ एक जीव है जो अभी डेवलपमेंट प्रोसेस से जा रहा है, उसके शारीरिक मानसिक विकास की प्रक्रिया होगी। तो उस समय उसको एक जीव के रूप में वो एक कंफर्ट और नॉर्मल परिवेश दिया जाए ताकि उसके अंदर जो जो कोशिकाएं हैं, जो जो प्रक्रियाएं हैं, वो प्रक्रियाएं नेचुरल रूप में, प्राकृतिक रूप में धीरे धीरे विकसित करे और उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई थ्रेट, कोई आघात किसी भी तरह का ना हो, शारीरिक, मानसिक या किसी भी तरह का आघात ना हो, कोई स्ट्रेस, तनाव ना हो, तब वो नॉर्मल ग्रो करेगा। अगर वो ऐसे कोई परिवेश में रहता है जहाँ कंफर्ट नहीं है तो उसके डेवलपमेंट पे उसका प्रभाव पड़ेगा और बाद में जाएगा, उस पर असर पड़ेगा। बच्चा जब ग्रो करेगा तो वो स्थिति उसके सामने आएगी। और इसमें सबसे पहला चीज़ है कि उसके जो पोषण मिल रहा है, ये मेडिकली भी प्रूफ है कि बच्चे के लिए पोषण के लिए माँ का दूध सबसे ज़्यादा आवश्यक है, या यूँ कहे कि सिर्फ वही आवश्यक है जन्म के समय। तो उस समय से ही अगर आप बाहर की कुछ चीज़ खिला रहे हैं, चाहे जिसने भी कहा है कि ये उसके लिए आवश्यक है या माँ का दूध कम पड़ जा रहा है इसलिए ये आवश्यक है, तो थोड़ा सा करीब करीब ज़रूरत है कि आप पीछे की ओर देखिए। पीछे की ओर देखने के मतलब अपने अतीत में जाइए, परंपराओं में जाइए कि वहाँ कैसे लोग जब इस तरह के प्रोडक्ट नहीं थे तो क्या करते थे। माँ का दूध बहुत, माँ का दूध से एक तो मैंने कहा कि उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है, उसके ग्रोथ अच्छे होते हैं, यानी उसके अंदर कोई विकार नहीं आता। पहले ही अगर हम उसके अंदर इस तरह के आर्टिफिशियल फूड डालने लगेंगे तो उसके जो नॉर्मल सेलुलर ग्रोथ होंगे, नॉर्मल ऑर्गेनिक डेवलपमेंट होंगे, फंक्शन जो हमारी सिस्टम डेवलप हो रही है वो कहीं ना कहीं अब जो नॉर्मल रिएक्शन होती है, नहीं पहले ही उसको ऐसी चीज़ें डाइजेस्ट करनी है, ऐसी चीज़ों के साथ उसको टारगेट करना है या उस ऐसी चीज़ों के साथ
झेलना है कि वो शरीर के ग्रोथ पर उसका उसी समय से आघात पड़ेगा या प्रभाव पड़ेगा, और उसका मानसिक स्तर पे भी प्रभाव पड़ेगा, डेवलपमेंट पे। तो पहली चीज है। और वो मानसिक अशांति में जो कंफर्ट जोन एक माँ के गोद में बच्चा फील करता है, रोते हुए बच्चे को अगर माँ उठा ले तो माँ के गोद में आते ही वो चुप हो जाता है, इसका मतलब वो उसको कंफर्ट होता है। जो एक एंग्जाइटी होती है, एक अलग फियर या फ्राइटफुल वो फील करता है सिचुएशन, एक भय या भय का आभास उसको महसूस होता है बिस्तर पे या कहीं, चाहे जिस भी वजह से हो, आसपास के परिवेश के जो भी स्थितियाँ होती है उसका एक नेचुरल रिफ्लेक्शन शरीर में आता है और बच्चे उसके प्रति नेचुरली रिएक्ट करते हैं, तो उसका एक अलग आता है। लेकिन माँ के गोद में जाते ही कंफर्ट फील करता है। तो वो कंफर्ट अगर देते हैं तो मेंटल डेवलपमेंट में वो बहुत रिलैक्स वे में होता है, और मानसिक जो कोशिकाएं हैं या सेल हैं वो बड़ा रिलैक्स वे में हारमोनियस स्थिति यानी कि सामंजस्य स्थिति में धीरे धीरे डेवलप करते हैं, तो बच्चे का ग्रोथ नॉर्मल होता है। अगर इस चीज़ों को हम बार बार, चाहे वो भोजन के स्तर पर चाहे वो परिवेश के स्तर पर अगर ऐसा करते हैं, तो ये बच्चे भविष्य में जाके कुछ अलग रूप में हमारे सामने आ सकते हैं। तो पहला तो वहाँ पे आपको सावधान रहना है कि कैसे होता है। दूसरी चीज़ें हैं कि बच्चे का मोर और लेस जो आई का विजन है वो डेवलप तो 6-8 महीने के बाद हो जाता है, लेकिन प्रॉपर जो एक एडल्ट विजन की बात है तो पूरी 5 से 6 साल या 4-4.5 साल के बाद होता है कि वो प्रॉपर छोटे छोटे अक्षर बहुत अच्छे से देख पाएंगे, जो नॉर्मल विजुअल एक्टिविटी की बात होती है। आज की तारीख में बच्चों को बहुत कम 1.5 साल 2 साल के बीच में स्कूलों में भेजना शुरू हो गया। प्ले स्कूल के नाम पर भेजा जा रहा है, मॉन्टेसरी के नाम पर भेजा जा रहा है। कहा जाता है कि वहाँ पे हम लोग बच्चों के खेल के माध्यम से सिखाया जा रहा है, जहाँ मोटर और सेंसरी डेवलपमेंट की बात आती है। लेकिन बड़ी विडंबना है कि घर में तो मोटर सेंसरी डेवलपमेंट करने के लिए जो हमारे रिचुअल्स है जो रहे कि बच्चों को कैसे मालिश किया जाए, किस उम्र में क्या किया जाए, कौन से चीज़ लगाई जाए, किस सीजन में धूप का कैसे यूज़ किया जाए, ताकि उसके मस्कुलर और न्यूरल डेवलपमेंट साथ साथ उनके सेलुलर जो सर्कुलेशन की जो बात है वो सारी ठीक रहे, ताकि उनका प्रॉपर ग्रोथ हो और शरीर को हम ज़्यादा स्वस्थ बना सके। वो चीज़ कहीं ना कहीं रोक दी जा रही या मान ली जा रही, या फिर वही बाजार वाले कुछ कंपोजिट तेल के नाम पर जो आ रहे कि यही लगाइए, जो हमारी परंपरागत जो प्योर हर्बल ऑयल है उसको नहीं यूज़ करके, बल्कि हम फिर वही केमिकल प्रिजर्वेटिव वाले लगा रहे हैं। तो उस पर तो हम फोकस है, लेकिन फिर यहाँ पे मॉन्टेसरी में जब ले जा रहा है, अच्छी बात है। अगर कहीं भी अगर सेंसरी और मोटर डेवलपमेंट के रूप में अगर कोई चीज़ कराया जा रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो कराया जा रहा है उसका शेड्यूल क्या बना रहे हैं, 4 घंटा 5 घंटा 2 घंटा, वो कौन बना रहा है। जो बच्चा है, आपका बच्चा है, आपके बच्चे के लिए सेंसरी मोटर डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है। हर चीज़ एक जनरलाइज प्रोग्राम करके हर बच्चे को उसी में डाल देंगे तो हर बच्चा उसके साथ एकस्टम नहीं भी हो सकता है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि बच्चे का नेचुरल ग्रोथ, नॉर्मल ग्रोथ नहीं हो पाता। हम कहीं ना कहीं पहले से ही प्रोग्राम कर दिए कि इस उम्र के बच्चे को इतना ही करना है, ऐसा करना है, वो कभी कभी हेडेक हो जाता है, टायर्ड हो जाता है, और वो टायर्डनेस उसके ग्रोथ पर भी असर पड़ती है, और फिर उसके मस्कुलर हो या बोन ग्रोथ हो, सब पर असर पड़ता है, और कहीं ना कहीं कभी कभी ग्रोथ भी रिटार्डेड हो जाती है या बहुत। तो ये चीज़ है कि आप कहाँ भेजना है। दूसरी बात है कि आजकल वहाँ भी बच्चों को बुक दे दिया जा रहा है। अगर बच्चे की विजन प्रॉपर नहीं डेवलप हो तो जो अक्षर की साइज है जो बच्चा देख रहा है, क्या वो बच्चे की उस स्थिति में उस अक्षर को ज़्यादा ठीक से देख पा रहा है कि नहीं, पहली बात। दूसरी बात, बच्चे की एकोमोडेटिव क्षमता जो होती बड़े से या एडल्ट से ज़्यादा होती है। तो अगर बच्चा अगर वो देख रहा है और बार बार देख रहा है, आज जैसे कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा नज़दीकी या बहुत ज़्यादा मोबाइल या वीडियो गेम खेलने पर आंखें खराब हो जाती है, तो बात की बात है कंटिन्यूस अगर एक बच्चा 1.5 साल या 2 साल का बच्चा कोई अक्षर बार बार देख रहा है और इतना कॉन्स्टेंटली देख रहा है, तो जाहिर है कि उसको एकोमोडेटिव एफर्ट उसको ज़्यादा यूज़ हो रहा है। और वो अगर उसकी एक्सेसिव लिमिट हो जाती है तो बाद में बहुत तरह की आंखों में पावर की समस्याएं आ जाती हैं या रिफ्रैक्टिव एरर आ सकते हैं, जबकि वो रिफ्रैक्टिव एरर आने नहीं चाहिए। एक्सेसिव या ओवर यूज ऑफ एकोमोडेटिव एफर्ट ऑफ द आई, यानी आँख की जो एकोमोडेटिव क्षमता है उसका ज़रूरत से ज़्यादा इतना इस्तेमाल कर दिए कि मस्कुलर एक्टिविटी
हमारी कहीं ना कहीं फैटिग हो गई, थक गई। तो ये हम यूज़ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि नहीं, इस पर हम देखते हैं कि नहीं, नहीं देखते। किसी भी, कम से कम मैंने जिन जिन मॉन्टेसरी के या प्री स्कूल के टीचरों से पूछा है कि भाई आप कितने दूर पे पढ़ाते हैं, जो पेपर वर्ड की साइज कितनी है, बच्चे का विजुअल एंगल कितना है, जो उस बच्चे को आप पढ़ा रहे हो उस बच्चे का विजुअल एक्यूटी टेस्ट किया है कि नहीं, या उसका विजुअल एंगल आपको पता है कि नहीं, कि उसके लिए कितना विजुअल एंगल नॉर्मल है। सभी बच्चे के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे हर बच्चे को स्पेसिफिकली देखना होगा। आप जनरलाइज नहीं कर सकते कि 2 साल के बच्चे हैं तो सभी का विजुअल एंगल ये होगा, देखना पड़ेगा। क्योंकि व्यक्ति स्वस्थ भी हो सकता है, अस्वस्थ भी हो सकता है, या जब बच्चा एक रेगुलर ग्रोथ पीरियड में जा रहा है, उसके शरीर में हर समय विकास हो रहा है, यानी उसमें विकास होते समय अगर उस प्रक्रिया में हम कोई बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्ट्रेस दे रहे हैं या ओवर यूज ऑफ द फंक्शन करते हैं तो विकास पे प्रभावित होगा। क्योंकि वो ऊर्जा जो विकास के लिए ज़रूरत होगी वो एक्सेसिव एफर्ट या वो एक्सेसिव स्ट्रेस को अप्रोच करेगी, उसको ओवरकम करने की कोशिश करेगी। तो शरीर अगर नॉर्मल, जैसे कहा जाता है जब आप सोते हैं तो शरीर रिपेयर करती है, जब सारे दिन काम करते रहते हैं तो उस समय तो वियर एंड टियर ही होता है, उस समय होता नहीं। जब शरीर रेस्ट में जाती है तब शरीर अपने आप को फिर से ठीक करती है कि उस समय उसको कोई काम नहीं करना है। तो बच्चे का तो हर समय ग्रोथ हो रहा है, यानी शरीर एक ग्रोथ हो रहा है, उम्र के साथ समय के साथ उसमें विकास हो रहा है। उस समय उसको अगर एक्सेसिव हम कोई भी फंक्शन दे रहे हैं फिजिकली, और वो फंक्शन कहीं ना कहीं इतना ओवर हो जाए कि उसके प्रोग्रेस ऑफ ग्रोथ पर इफेक्ट करे, या उसकी एनर्जी उसको ओवरकम करने में ख़त्म हो जाए, तो प्रोग्रेस पे भी असर पड़ेगा, ग्रोथ पे भी असर पड़ेगा, और उस बच्चे की जो जो असुविधाएं हैं उससे लड़ते लड़ते कहीं ना कहीं बच्चा भी फिजिकली और मेंटली टायर्ड होगा, और वो बच्चा परिवेश के साथ, आपके साथ, अपने आसपास की चीज़ों के साथ अलग तरह से रिएक्ट करेगा, वो नॉर्मल नहीं होगा। ये सबसे बड़ी बात है कि जब हम ये करते हैं कि बच्चे को कहाँ दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं। तो जैसे बड़े बड़े कॉलेज के लिए आप जब सोचते हैं कि कहाँ एडमिशन कराएं, प्री स्कूल के बारे में भी आप ये सोचिए कि प्री स्कूल आपके बच्चे की जो ग्रोथ होगी, और ग्रोथ कम से कम 4-5 वर्षों तक बहुत फास्ट ग्रोथ होती है, शरीर की, ब्रेन की, आँखों की, ये सब ग्रोथ ज़्यादा होती है। और उस समय बच्चे को पोषण ज़्यादा भी चाहिए और ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी भी चाहिए, ताकि शरीर की और भी डेवलपमेंट हो। सेंसरी मोटर कोऑर्डिनेशन की बात है तो वो हो रहा है कि नहीं, बहुत चीज़ है। दूर की विजन भी डेवलप करनी है, तो हर समय घरों में नहीं बंद रहे, वो दूर कितना देख रहा है, ताकि विजन। तो ये सारी चीज़ें फैक्टर हैं, और उसके साथ उसके कॉग्निशन माने इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी ज़रूरी है। क्योंकि परिवेश के साथ जब इंटरेक्ट करेगा, कनेक्ट करेगा, तो उसके साथ उसकी प्रतिक्रिया, इंटेलेक्चुअली क्या प्रतिक्रिया करी, वो सारा कुछ डेवलपमेंट होगा। तो ये सारी चीज़ क्रिया कर रहे हैं तो आप कर रहे हैं कि नहीं, ये आपको सोचने की बात है। तो ये तो एक बहुत बड़ी बात हुई कि हम प्ले स्कूल में छोड़ दे रहे हैं, कुछ भी कर दे रहे हैं, ये आपकी मर्जी, बिल्कुल करिए, लेकिन इन फैक्टरों पर करिए। और जो वहाँ पे एक्सपर्ट के रूप में है उनसे पूछिए कि इस बच्चे का जो ग्रोथ है, आपको मैं ये भी बता दूं कि बच्चे के अंदर जो हड्डी होती है वो हड्डी नहीं होती, कार्टिलेज होती है। यानी वो कार्टिलेज ग्रोथ करती है और बढ़ती है, और बढ़ते बढ़ते वो हड्डी में तब्दील होती है। हड्डी में जब तब्दील हो जाएगी पूरी पूरी, तब हड्डी का ग्रोथ लंबाई नहीं बढ़ेगी। जब तक कार्टिलेज है तब तक ये है। तो इसका मतलब उस बच्चे के अंदर जो कार्टिलेज है, आप उसको फिजिकल या जो भी एक्सरसाइज या जो भी कुछ करवा रहे हैं, वो उसके कार्टिलेज को, कार्टिलेज बहुत नरम भी होता है। तो अगर कहीं भी नरमी में वो कहीं हल्का सा भी मुड़ गया, टूट गया या डिसलोकेट हो गया और उसी रूप में छोड़ दिए, तो फिर उसी रूप में वो हड्डी बन जाएगी, तो उसके पोस्चरल डिफेक्ट भी आ सकते हैं। तो इसलिए जब भी प्री स्कूल या पे जाइए, उनको पूछिए कि आप बच्चे के नॉर्मल स्ट्रक्चर और नॉर्मल फंक्शन उम्र के साथ, एज के साथ जो डेवलप हो रहा है फिजिकल स्तर पर, मेंटल स्तर पर, और साथ साथ इमोशनल स्तर पर, कि बच्चा जो माँ के गोद में कंफर्ट जोन में था, अब उस कंफर्ट जोन से आगे निकलता है, घर में, फिर घर के बाहर और स्कूल में आता है, तो उसके अंदर एक फियर, एक एंग्जाइटी रहेगी कि वो कंफर्ट जोन से बाहर आएगा, तो उस कंफर्ट जोन से कोप अप करना है। तो वो परिवेश उसको कोप अप करने की क्षमता देता है, या और ज़्यादा फियरफुल बनाता है, और ज़्यादा उसको दबाव डालता है कि बच्चा डरपोक बन जाए, भागने लगे कि नहीं हमको ये नहीं फेस करना, हमको घर में ही रहना है, माँ के पास ही रहना और कहीं नहीं जाना। ये भी देखना है कि वो परिवेश, बच्चा हो सकता है रिएक्ट नहीं करता, बच्चा बोल नहीं पाता कि मेरे को क्या असुविधा होते हैं, वो
एक्शन या रिएक्शन से दिखाता है कि कब कौन सा भय, कब कौन सी बातें उसके अंदर किस रूप में बैठी है, उसका रिएक्शन वो कब किस रूप में बैठाएगा। कभी वो या तो बहुत सप्रेस हो जाएगा, या हो सकता है कोई बच्चा बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाए, एग्रेसिव हो जाए। तो ये कई चीज़ें हैं, जब बच्चे को आप घर के बाहर या माँ के गोद से अलग करते हैं तो सोचिए कि उसको कंफर्ट जोन को कैसे बनाना है, उसके कंफर्ट जोन को दायरा कैसे बढ़ाना है, और उसको भी कैसे स्ट्रॉन्ग करना है कि कंफर्ट जोन अगर चैलेंजिंग हो तो उसको कैसे ओवरकम करना है। यानी कि जिस परिवेश में जा रहा है वो परिवेश के उस फैक्टर को आपको समझना है कि इसके ग्रोथ को एडवर्स इफेक्ट नहीं करे। ये अगर नहीं करते तो आप कहीं ना कहीं बच्चे के साथ गलत करते हैं। हमारी परंपरा में, भारतीय परंपरा में, अब तो न्यूक्लियर फैमिली की बात आ गई, पहले जॉइंट फैमिली थी, इसलिए कंफर्ट जोन का दायरा ऑटोमेटिकली बढ़ जाता था कि माँ के गोद से निकलते तो उधर गए, तो जो एंग्जाइटी थी धीरे धीरे खत्म समाप्त हो जाती थी। विशेष कर ग्रामीण परिवेश में जो दूसरे घर के भी, उनको भी हम कोई ना कोई एक रिश्ते के संबोधन से बोलते थे, चाचा मामा, वो परिवेश अलग था, आज अलग पर। तो कहीं ना कहीं एक लगता था कि इतना बड़ा परिवार है, ये सभी कहीं ना कहीं हमारे लिए है, या हमें अपने अपनों की तरह, मेरे अपने हैं, तो इसलिए वो एक कंफर्ट जोन होता था। दूसरी बात है कि जो एक इंटरेक्शन होता था, चाहे माँ से हो, उसके बाद उससे बड़े, या अपने घर परिवार के और लोगों से होता, उसमें कहानियाँ सुनाने की बात थी, लोरियाँ सुनाने की बात थी। अब वो ख़त्म हो गया, अब वो परंपरा नहीं, वो फिल्मों में होती है, बड़ी बड़ी करते हैं। लोरी जब सुनाते हैं, लोरी का एक अलग धुन है, और उस धुन में है कि आप उसको मेंटली रिलैक्स करते हैं ना, बच्चे सो जाए, लोरी सुना दे तो सो जाते हैं, सो जाने के बाद मेंटल रिलैक्सेशन, यानी संगीत के माध्यम से, या यूँ कहें कि एक रिदम के माध्यम से, लय के माध्यम से, यानी साउंड वाइब्रेशन के साथ बच्चे के मेंटल कनेक्शन या उसको रिलैक्सेशन को कनेक्शन, यही होता था। एक तो वो होता था कि हम वो रिदम दें, वाइब्रेशन वो दें, और एक थपकी, और थपकी में भी कोई थपकी दे नहीं, माँ की थपकी लगे तो सो जाए, और की थपकी नहीं, वो स्पर्श के आधार पर वो जो वाइब्रेशन है, जो शायद हम अभी वो स्पर्श का अनुभव नहीं कर पाए शायद, लेकिन वो बच्चे समझ जाते हैं किसका स्पर्श है, और अब ये स्पर्श हमारे लिए डेंजर नहीं है, खतरनाक नहीं है, हमारे लिए कंफर्ट है। और ये अगर कोई दूसरा थपकी है तो वो खतरनाक है, या वो हमारे लिए कंफर्ट नहीं, तो बच्चा उठ जाता है, चिल्लाने लगता है। तो ये जो दो माध्यम से बच्चे एक संपर्क करते हैं, जिनका अभी मानसिक विकास नहीं हुआ है, लेकिन नेचुरल जो सेंसेस हैं, प्राकृतिक जो सेंस है उनके पास, स्पर्श का और कानों के माध्यम से जो वो लोरी का लय जाता है, उससे वो कंफर्ट जोन में जाते हैं। वो हमारी परंपरा धीरे धीरे खत्म हो गई है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा, विशेषकर शहर में रहने वाले लोग, इतने ज़्यादा अपने आप को सो कॉल्ड हाई इंटेलेक्चुअल कर समझ लें, एक्चुअली वो है नहीं, वो भी मैनेज्ड है, या वो भी प्लान्ड वे में अपने को इंटेलेक्चुअल समझते नहीं पाए। तो ये करना, इस महीना हो, इतने महीने हो गए तो ये करना, ये महीना चेंज हो गया तो अब ये चेंज करना, सब कुछ रूटीन की तरह हो रहा है। बच्चे के साथ उसकी कंफर्ट जोन की बात नहीं हो रही कि बच्चे का ग्रोथ कैसे हो रहा है, बस इतना समय हो गया, अब इसके बाद ये करना है, वो करना है, ये रूटीन से नहीं होती ज़िंदगी, बच्चों का ग्रोथ ये नहीं होता। उस माँ बाप से पूछिए जिन्हें आज के समाज बोलते वो अनपढ़ थे, गंवार थे, उनसे पूछिए उन्होंने बच्चों को कैसे मजबूत किया, कैसे बड़ा किया, कि वो दुनिया के बड़े बड़ी पोजीशनों में, या बड़ी बड़ी सिचुएशनों में, या बहुत मुश्किल घड़ी में भी अपने आप को कैसे उन्होंने तैयार किया, चैलेंज किया। उन माँओं से पूछिए जिन्हें आज की भाषा में लोग अनपढ़ कहते हैं, लेकिन शायद वो अक्षर ज्ञान हो सकता है उनके पास नहीं हो, या कम हो, शिक्षा उनके पास ज़्यादा थी, इसलिए बच्चों को उस रूप में किए। आज हम लोग बहुत ज़्यादा किताबी ज्ञानों के बीच में फंस के ये परंपरा डेवलप कर रहे हैं, जो खतरनाक है। इसके अलावा जो थी, कहानियाँ सुनाने की परंपरा थी। बच्चों को तुरंत किताब नहीं पढ़ाई जाती थी, कहानियाँ सुनाई जाती थी। कहानियाँ सुनाने से दो तीन चीज़ें बहुत अच्छी होती। एक तो है कि भाई उनके आँखों को रिलैक्सेशन है, आँखों पे कोई जोर नहीं है। दूसरी बात, कोई कहानी जो सुना रहा है और उसी चाव से कोई सुन रहा है, तो दो व्यक्ति के बीच एक कोऑर्डिनेशन भी हो रहा है, एक संबंध हो रहा है, या आत्मीयता हो रही है कि दो व्यक्ति से जुड़ रहे हैं। क्योंकि बच्चे, हम लोगों ने बचपन में सुना है कि हाँ रे वो कहानी सुनाते तो चलो उनके पास चले, अब वो कहानी सुनाएंगे। कहानी सुनाना भी एक तरह, सुनना भी एक रिक्रिएशन था, कि उसमें भी बड़ा आनंद आता था कि चलो थोड़ा अच्छा समय कटेगा। तो एक कहानी भी सुनना है, रिक्रिएशन भी होना है, और कहानी के माध्यम से हम कहीं ना कहीं कई तरह के चरित्रों से मिलते हैं, कई तरह की सिचुएशन से मिलते हैं, और सिचुएशन में कैसे पात्र झेलते हैं और उससे निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे मानसिक
तैयारी भी होती है, और यूँ कहें कि एक तरह से हम रेकी भी कर लेते हैं कि इस तरह की सिचुएशन में कैसे क्या क्या किया जाता है। और छोटे बच्चे उस समय जनरली चूँकि वो बहुत ज़्यादा सहज और इनोसेंट होते हैं, तो ज़्यादातर वो नॉर्मली पॉजिटिविटी के साथ ही जुड़ते हैं, क्योंकि उनको उस बच्चे पर ये नेचुरल रिफ्लेक्स है कि गलत नहीं स्वीकार होता, उनको जो गलत करता है उसके खिलाफ होते हैं। तो उस तरह के चरित्रों के साथ या उस तरह के सिचुएशन के साथ वो अपने आप को जोड़ते हैं। तो उनके एक मेंटल डेवलपमेंट और मेंटल में पॉजिटिव डेवलपमेंट की बातें आती हैं, ये ज़रूरी है। ये भी हमारे परंपरा में समाप्त हो गई। स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं तो इतनी ज़्यादा उनको किताबें दे दी जा रही हैं कि बच्चों को रख के सामने से झुक जा रहे हैं, यानी उनकी स्पाइन जो है पहले ही आप जो स्पाइन अगर स्ट्रेट रहे, तो एक व्यक्ति अगर स्पाइन से खड़ा रहे तो न्यूरोलॉजिकल कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा होती है, जो स्पाइनल नर्व उधर से जाती है, सारे नर्व को बहुत ज़्यादा हर ऑर्गन या हर सिस्टम से कनेक्टिविटी ज़्यादा होती है। और जब उसी को हम कॉम्प्रेस करेंगे या उसी को इतना दबा देंगे, इसको झुका देंगे, तो जाहिर बात है कि हमारे नर्व भी कंप्रेस होते हैं, ऑर्गन भी कंप्रेस होते हैं। अगर हम चेस्ट ओपन रखें तो लंग्स ओपन रहता है, अगर चेस्ट को हम ऐसे कर ले झुक जाए तो लंग्स भी कंप्रेस होगा, यानी हम पूरी अपने लंग्स की क्षमता को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि प्रकृति ने हमें दिया है कि भाई आपके लंग्स दो हैं, पूरे ऑक्सीजन लीजिए, लेकिन हमने ऐसे झुका लिया ऐसा कि लंग्स को हम यूज़ ही नहीं कर पा रहे प्रॉपरली पूरा। तो ये भी है कि जो पीठ पर बोझ दे रहे हैं वो हमारी लंग्स की कैपेसिटी को ख़त्म कर रहे हैं, हमारे की रीढ़ की हड्डियों को डेवलप होने के पहले ही उस हड्डियों को कमज़ोर कर रहे हैं, और हड्डी की जो नॉर्मल कंटूर होती है उसको चेंज कर रहे हैं। यानी बच्चों को पहले कई बच्चों को कुबड़ जैसा हो जाता है, हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती है, और उसकी वजह से वहाँ से जो नर्व रूट है वो भी कॉम्प्रेस हो जाते हैं, या नर्व रूट नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पाती। हमारी वैदिक परंपरा में चक्र की बात है, यानी कि जो हमारी न्यूरल कोऑर्डिनेशन कंडक्शन है, जो मैसेज कन्वेइंग होती है, फंक्शन का सेंसरी या मोटर जो भी कन्वे होता है, ऑर्गन फंक्शन को रेगुलेट होता है, वो हम एबनॉर्मल पोस्चर से उस फंक्शन को डिस्टर्ब करते हैं। यानी बोझ पीठ पे देने से सिर्फ पीठ ही टेढ़ी नहीं होती है, हड्डी पर तो असर पड़ता है, लेकिन उसके बीच से जाने वाले नर्व है उसको भी हम प्रॉपरली नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाते। इसलिए हमारे चेस्ट से लेकर नीचे तक के सारे जो ऑर्गन है, जहाँ जहाँ न्यूरल रूट थ्रू स्पाइन जाती है, उस नर्व रूट को हम कहीं ना कहीं एबनॉर्मल पोजीशन, एबनॉर्मल सिचुएशन क्रिएट करते, इसलिए हमारे ऑर्गेनिक फंक्शन पर भी डिपेंड असुविधा होता है। और हम उसको चीज़ ना देख के बच्चों पे दबाव डालते हैं कि शायद उसको पढ़ने में मन नहीं है, या बच्चा बदमाशी कर रहा है, बच्चा लापरवाही कर रहा है, और फिर उसको मारते हैं या डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं और उसके ऊपर और कुछ केमिकल दवाइयाँ देते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है। एक जनरल बात है कि अगर आप ये चीज़, अगर ये आपके चेस्ट ओपन नहीं और सीधे नहीं है, तो आप समझिए मेंटली बहुत टूट रहे हैं। अगर ऐसे झुकते जा रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज की भाषा में कही जा रही है कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंस खो रहे हैं, तो पीठ पे ये दे के और बच्चे को झुकाते जाएं, तो उसमें झुकने, वो झुकने का मतलब हम्बलनेस नहीं आता। हम्बलनेस का मतलब है कि हम मन से किसी को आदर दे रहे हैं, उसके सामने झुक रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन हमारे बॉडी की नॉर्मल स्ट्रक्चर को ही अबनॉर्मल करके हम झुका लें, तो इसका मतलब है कि हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को और सेल्फ कॉन्फिडेंस दोनों को ही गिरा रहे हैं। तो ये आपको सोचना है कि आपके बच्चे के बॉडी पोस्चर में अगर चेंज हो रहा है, और वो चेंज क्या है, हम्बलनेस का चेंज नहीं है, बॉडी के स्ट्रक्चर को डिरेंज करके और उसको झुका दे रहा है, इसका मतलब उसकी ग्रोथ भी नहीं होगी। एक बच्चा स्ट्रेट खड़ा होगा और एक बच्चा ऐसे खड़ा होगा, तो दोनों में लंबाई में चेंज होगी। तो ये देखिएगा कि कहीं ना कहीं, और ये सिर्फ बैक की बोझ तो ही है, आप मेंटल भी प्रेशर अगर दे रहे हैं तो उसके भी वजह होगा कि अगर मेंटल कुछ चीज़ें या मेंटल चैलेंज उसके सामने ऐसी चीज़ आ रही है जिसको या तो समझ नहीं पा रहा है, या उसको फेस नहीं कर पा रहा है, या उससे वो भयभीत है और आपसे शेयर भी नहीं कर पा रहा है, तब भी बच्चा झुकता जाएगा मैंने बॉडी पॉस्चर में कि हम उससे भागेंगे। तो यानी वो फेस करने के लिए उसके अंदर वो करेज या वो साहस नहीं आएगा कि हम इस चीज़ को हैंडल कर पाएंगे। तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, इसको ध्यान रखिए कि आप जो भी पेरेंट्स हैं या पेरेंट्स होने की प्रक्रिया में हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए कि ये सब चीज़ें हैं। और एक बात और बोलें कि हमारे पुराने इसी सत्र में वैदिक नेचर क्योर के सत्र में ही हमने गर्भ संस्कार की बात की है। जो पेरेंट अभी हुए नहीं है, पेरेंट होने की का सोच रहे हैं, तो हमारी वैदिक परंपरा में गर्भ संस्कार की भी बात है कि आप जब तैयार है कि हाँ आप जीवन, एक नए जीवन को पृथ्वी पर लाएंगे,
तो उसकी प्रक्रिया में एक सिर्फ स्त्री पुरुष के संपर्क की बात, उसमें बहुत बड़ी चीज़ है कि एक नए जीवन को ले आ रहे हैं, उसका अपना एक शारीरिक, मानसिक और आत्मिक और भावनात्मक एक चरित्र होगा, एक अस्तित्व होगा। वो आप किस रूप का इस समाज में ले आना चाह रहे हैं, इस उस सृष्टि का कि किस रूप को आप चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी भी एक तैयारी होनी चाहिए हर तरह से। इसके लिए गर्भ संस्कार की बात आती है, और गर्भ संस्कार हमारी वैदिक परंपरा में है, किया जाता है। पहले इसको लोग भी मानते थे कि इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन अब इसको वैज्ञानिकता को स्वीकार कर लिए कि नहीं, इसका बहुत बड़ा असर है, और अब करीब करीब अब बहुत लोग करने लगे। विदेशों में तो बहुत पॉपुलर हो गया, लेकिन अपने देश में भी लोग अब गर्भ संस्कार के लिए आते हैं। और शायद ये भी है कि जो गर्भ संस्कार की ट्रेनिंग लेते हैं, करते हैं, उनके बच्चे ज़्यादा नॉर्मल होते हैं। आजकल सीजर के बहुत केस होते हैं, ये होते हैं, लेकिन अगर कोई कंटिन्यूअस गर्भ संस्कार की प्रक्रिया एंटीनेटल, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और पोस्टनेटल अगर क्रिया करें तो उनकी बहुत सी सुविधाएं होती हैं। और अगर एंटीनेटल से शुरुआत से ही अगर करें कि हाँ अब हम तैयार हो रहे हैं मेंटली कि हम एक नई सृष्टि को ले आएंगे, और उसी समय गर्भ संस्कार से की प्रक्रिया से गुजरे या हम लोग से संपर्क करें, गर्भ संस्कार की ट्रेनिंग ले, तो वो सारे उसके फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट भी अच्छे होंगे, माँ का हेल्थ भी अच्छा रहेगा, और बच्चा का जन्म भी बहुत हद तक नॉर्मल ही होगा। तो ये सारी प्रक्रिया है, लेकिन अब लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं और इससे जुड़ रहे हैं और इसको चाह रहे हैं। तो ये तो चीज़ें हैं कि बच्चों के डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ी चीज़ें हैं। अब एक और चीज़ बात कह दो कि तो ज़्यादा और क्लियर होगी कि बच्चों को आजकल हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ें या बहुत अच्छे से पढ़ें, और अच्छे उनको ये मिले, पढ़ने की सुविधाएं, स्कूल, हर कुछ अच्छा मिले। लेकिन हम उसमें वो क्राइटेरिया अच्छे का क्या होता है शायद हम लोग कुछ नहीं सोचते। हम सोचते हैं जिस स्कूल का बड़ा नाम है, जिसके रिजल्ट अच्छे हैं, दे देते हैं। अब बहुत बार होता है कि स्कूल में बच्चे जाता है, घर में आता है, कुछ दिनों बाद वही बोलते हैं कि बच्चे, गार्जियन को लगता है कि बच्चे हमसे दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि आपके घर का परिवेश ही नहीं, घर की संस्कृति, कल्चर अलग है। जिस स्कूल में भेज रहे हैं वहाँ की संस्कृति ऐसी है कि वो आपको लगता है कि आपका बच्चा आपसे दूर होने लगता है। जो बच्चा, या आपने देखा कि अपने से बड़ों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, पैर छूते हैं, आपके बच्चा ही आता है, कोई आता है तो आप उसको बोलते हैं नमस्ते करना, वो नहीं करना चाहता, हाय हेलो तक बात करता है। या कभी कभी ये होता है, ये इस चीज़ को आप तो बच्चे पे डांट देते, लेकिन ये समझते नहीं कि आपने बच्चे को जहाँ भेजा है, क्योंकि स्कूल में तो भेजा है, आज गार्जियन के पास समय नहीं कि बच्चे के साथ बैठे उसे समझाए कि क्या है। तो स्कूल पर ही डिपेंडेंट है, तो स्कूल क्या सिखा रहा है या क्या परिवेश दे रहा है, और परिवेश से ज़्यादा कौन सी संस्कृति दे रहा है, इसलिए परिवार टूट रहा है। इसलिए हमारे ही बच्चे, जिसको हमने उस स्कूल में भेजा, वही बच्चे बड़े होकर आपको ओल्ड होम एज में भेज रहे हैं। तो ये सोचना है कि आपने, और बच्चे के भी डेवलपमेंट पे भी असर पड़ता है कि एक वो बच्चा स्कूल में जाकर एक अलग संस्कृति को फेस कर रहा है, घर में एक अलग संस्कृति को फेस कर रहा है, उस समय तक वो मानसिक रूप से इतना तैयार नहीं है कि वो समझे कि इस दो तरह की चीज़ों में हम कैसे एडजस्ट करें। तो उसमें गार्जियन की भी भूमिका होती है कि समझाए कि भाई स्कूल में आपको पढ़ने भेजें, उससे आप सिर्फ पढ़ाई से मतलब रखिए, आपका मूल ये है। और नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको सोचना है कि आप किस चीज़ में जाएंगे। बच्चा उस कॉन्फ्लिक्ट में, उसके अंदर भी एक अलग एरोगेंस आएगा ही है कि दो दुनिया, उसको अभी वो खुद ही तैयार नहीं हुआ, एक मनुष्य, एक मैच्योर व्यक्ति के रूप में डेवलप ही नहीं हुआ, वो दो धाराओं में जुड़ने लगा और एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करने, क्योंकि जो दो संस्कृतियों के बीच वो झूल रहा है, वहाँ के जो लोग हैं, जो मेंटर है, वो क्या बोल रहे हैं संस्कृति के नाम पर। अगर आप संस्कृति के बारे में बोलते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अपनी संस्कृति के बारे में कम, दूसरी के नेगेटिव बोलते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। कि घर में जाते हैं तो हमें ये चीज़ कहा जाता है अच्छा, और यहाँ आने पर बोला जाता है कि वो तुम्हारे घर का अच्छा नहीं है, ये बुरा है। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं और कहूँगा, संस्कृति और प्रीचिंग अलग है। संस्कृति अगर मूल रूप से कहेंगे तो भारतीय परंपरा में एक संस्कृति रही है, हमारी एक संस्कृति रही है, क्योंकि वो संस्कृति ने ही बहुत कुछ चीज़ रचा है, बसा है, और वो है। और बहुत से वेस्टर्न फिलॉसफी, बहुत से कुछ है, लेकिन उसकी अपनी कोई संस्कृति नहीं। उनकी एक प्रीचिंग है, डॉक्ट्रिन है, कि मतलब एक थ्योरी बता दिया, ये करना है, ये आपको करना ही है, बस उस पर सवाल नहीं है। यहाँ संस्कृति है, और जब संस्कृति होती है यानी आप संस्कार ऑफ क्रिएशन, माने कृति का संस्कार है, तो आप
ये कोई धर्म और मजहब की बात नहीं है। आप अपने आसपास के परिवेश के साथ जुड़ते हैं, उसके प्रति सम्मान के साथ, और उसके साथ जुड़ के आप और क्या बेहतर कर सकते हैं। तो संस्कृति जहाँ होती है वहाँ व्यक्ति डेवलप करता है। तो भारतीय परंपरा की संस्कृति बहुत मजबूत है, इसमें नहीं, यहाँ डॉक्ट्रिन या प्रीचिंग की नहीं है कि आपको ये बोल दिया गया कि यही करना है। केरल में जाएंगे, वहाँ के लोग अलग ढंग से रिएक्ट करेंगे, बंगाल के लोग अलग रिएक्ट करेंगे, क्योंकि आपका संबंध सिर्फ एक किसी स्पेसिफिक धर्म या एक स्पेसिफिक फिलॉसफी से नहीं है। फिलॉसफी हो सकती है, लेकिन उस पे वो फिलॉसफी अगर आप सिर्फ एक डॉक्ट्रिन के रूप में रखती है तो आप नॉर्मल ह्यूमन की तरह डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि आप किस परिवेश में हैं, उस परिवेश की आबो हवा क्या है, उस परिवेश की परिस्थिति क्या है, क्योंकि आप उसके अंग है, उससे अलग नहीं है। तो उसके हिसाब से आप रिएक्ट करते। दर्शन आपको वो देती है कि हाँ, आप अपने परिवेश के साथ आपका अंतर संबंध कैसे तैयार करते हैं, तब आप अपने को डेवलप करते हैं। ये संस्कृति है। ये नहीं कि अगर बोल दिया गया कि भाई आपको यही काम करना है, यही कपड़े पहनना है और कुछ नहीं करना है, मुश्किल होती ना। आप ठंड प्रदेश में जो कपड़े पहनेंगे, गर्म प्रदेश में वो नहीं पहनेंगे। एक जगह का खान पान दूसरे जगह के खान पान से अलग हो सकता है, क्योंकि वो हर कुछ जो तैयार हुआ है ट्रेडिशन में, वर्षों की साधना है, या वर्षों से देखा गया कि किस परिवेश में लोग किस रूप में स्वस्थ रहते हैं, तो उन्होंने अपनी परंपरा डेवलप की, ये संस्कृति डेवलप की है। तो एक दूसरे की संस्कृति पूरक है, हम एक दूसरे से सीखते हैं कि भाई हम उस जगह पे जाएंगे तो वहाँ पे हमको इस रूप में रहना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ के लोगों ने वहाँ पे इस रूप में रहते हैं तो स्वस्थ रहते हैं। हम जिस रूप में रहते हैं दूसरे परिवेश में भी जाके उसी रूप में रह सकते हैं। तो ये डॉक्ट्रिन हो सकती है कि नहीं भाई मेरा ये फंडामेंटल ये हम यही करेंगे, तो ये अलग चीज़ हो सकती है, लेकिन ये वैज्ञानिक नहीं होती। संस्कृति वैज्ञानिक होती है। संस्कृति आपको अपने परिवेश से जोड़ती है, आपके अंदर की ह्यूमैनिटी को परिवेश से जोड़ती है, और इसलिए आप जहाँ जाते हैं उस ह्यूमैनिटी का ही रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसे हम आज अपनी भाषा में वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं। ये हमारी संस्कृति है। तो इसलिए जब बच्चों को आप कहीं भी पढ़ने, कहीं भी जा रहे हैं, तो वहाँ से वो संस्कृति के संपर्क में आ रहा है, डॉक्ट्रिन के संपर्क में आ रहा है। डॉक्ट्रिन का मतलब एक लिखा लिखाया, एक फिक्स बोल दिया कि आपको बस यही करना है, इसी को मानना है, इसको नहीं मानना है। लेकिन संस्कृति आपको रेंज देती है, फ्लेक्सिबिलिटी देती है, कि आप अगर सुबह देख रहे हैं सूरज जिस तरह उग रहा है, शाम को वहीं देखेंगे सूरज नहीं है। तो ये संस्कृति आपको ये समझती है कि जो सुबह का सच था वो शाम को वो सच बदल जाता है। तो परिवेश और परिस्थिति के हिसाब से आपको ये रेंज देती है, और इसलिए आप थोड़ा सहज महसूस करते हैं, कंफर्ट जोन में महसूस करते हैं कि यहाँ कोई फिक्स डॉक्ट्रिन नहीं दे दिया कि आपको यही मानना है, इसके अलग कुछ मानेंगे तो गड़बड़ होगा। तो बच्चे में ये देखिए कि आप जहाँ भेज रहे हैं, जिस रूप में भेज रहे हैं, वो बच्चे को डॉक्ट्रिन के अंदर नहीं तो डाल रहा है। अगर उसके अंदर डाल रहा है तो इसका मतलब संस्कृति से उसको काट रहा है। और जो व्यक्ति समाज अगर संस्कृति विहीन हो जाएगा, वो जाहिर है कि वो बहुत कुछ चीज़ भौतिक स्तर पर कर सकता है, लेकिन सामाजिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर और मानविक स्तर पर वो नहीं जुड़ पाएगा, और वो कोई बहुत ज़्यादा सकारात्मक काम नहीं कर पाएगा। आज प्रकृति का दोहन बहुत हो रहा है। जो लोग बहुत अपने को इंटेलेक्चुअल, बहुत डेवलप मानते हैं, उन लोगों ने प्रकृति का ऐसा दोहन कर दिया कि आज प्रकृति वर्सेस ह्यूमन बॉडी, माने प्रकृति ह्यूमन एग्जिस्टेंस के अगेंस्ट में होती जा रही है। हमने उस सहचरत्व को या उस संस्कृति से अपने को विमुख किया है। तो ये सोचने की विषय है कि स्कूलों में बच्चों को हम भेज रहे हैं तो क्या वो वही फिर डॉक्ट्रिन के अंदर जा रहे हैं, या वो संस्कृति के अनुरूप डेवलप हो रहे। तो बच्चे को संस्कृति के अनुरूप डेवलप होने की कोशिश करिए। अगर नहीं करेंगे तो फिर आप अपने लिए नहीं, अपने परिवार, अपने समाज और अब जिस क्षेत्र के हैं, जिस संस्कृति के, उस सब के विरुद्ध अपने ही घर में किसी को मानस तैयार कर रहे हैं। ये सोचने का विषय है, और इसको समझिए। ये आज एक एपिसोड में संक्षेप में बात किया गया, लेकिन ये बहुत खतरनाक स्थिति है कि हम किस रूप में, जिसे बहुत अच्छा मान के हम अपने ही घर में अपने संस्कृति से विमुख किसी मानस को तैयार कर रहे हैं। ये सोचना आपका काम है। इस विषय पर कोई और चर्चा करनी चाहते हैं हम लोग और भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत है। इसको और डिटेल्स में जाएंगे तो हम और डिटेल्स में इसकी स्टडी कर सकते हैं कि कैसे मानसिक स्तर पर, कैसे हमारे शारीरिक स्तर पर इसको इफेक्ट डालता है, और किस तरह एक नॉर्मल व्यक्ति को
थोड़ा सा नॉर्मल से अलग बता देता है। वो चाहे मानसिक स्तर पे हो, शारीरिक स्तर पर एक अलग व्यक्ति बन जाता है और आपको कारण कुछ नहीं दिखता। आप कहते हैं हमने अच्छी परवरिश की, अच्छे स्कूल में पढ़ाया, अच्छे खान पान दी, सब कुछ अच्छा किया, उसके बाद भी शारीरिक मानसिक रूप से वो थोड़ा सा अलग हो गया, आपसे नहीं जुड़ पाया और आप उसके बाद भी अपने को नहीं मान पाते कि आपने कुछ गलत किया। आप यही मानते हमने सब कुछ अच्छा किया, लेकिन फिर भी वो बच्चा कैसे अलग हो गया। तो सारे फैक्टर्स हैं, उसको आपको सोचना है। तो आज की जो भी चर्चा रही उस पर मैंने 3 सवाल तो पहले ये करे कि भारतीय परंपरा में और आधुनिक आधुनिक उसको नहीं बोलेंगे, लेकिन आज समय के साथ आप आधुनिक बोल दीजिए कि जो ये प्ले स्कूल है और हमारी वैदिक परंपरा की, हालांकि वो हमने चर्चा नहीं की, वहाँ गुरुकुल होता था, तो गुरुकुल में कई चीज़ें होती थी वो और उसके पहले जो घरों से होती थी, जो हमारे संपर्क होते हैं। तो मॉन्टेसरी में जो परंपरा हो रही है और हमारी जो वैदिक परंपरा है, इसका एक आप खुद समझिए कि दोनों के बीच में क्या अंतर है। और दूसरा सवाल, बच्चे को अगर हम घर से बाहर स्कूल में भेजते हैं, चाहे प्ले स्कूल में भेजें या स्कूल में भेजें, तो आज की तारीख में लोगों का क्या वो क्राइटेरिया मेंटेन करते हैं कि बच्चों को स्कूल या मॉन्टेसरी या प्ले स्कूल में भेजने के पीछे उनकी क्या क्या प्राथमिकता रहती है। ये होगा, ये हमारे बच्चे लिए जरूरी है इसलिए हम भेज रहे हैं, और ये चीज़ों के लिए ये स्कूल या ये प्ले स्कूल में भेज रहे हैं। यानी भेजने के पीछे उनकी क्राइटेरिया क्या रहती है कि क्यों भेज रहे हैं और किस जगह भेज रहे हैं, उसके लिए उनकी प्राथमिकता क्या रहती है। ये दूसरा सवाल हुआ कि आप जो वहाँ भेज रहे हैं क्यों भेज रहे हैं, और जिस जगह पे भेज रहे हैं क्यों, मैंने क्यों आप स्कूल कॉलेज में भेज रहे हैं और उसी स्कूल कॉलेज में क्यों भेज रहे हैं, उसकी क्या क्राइटेरिया, उसकी आपकी प्राथमिकता क्या है। और तीसरी बात है कि आप अपनी संस्कृति से विमुख होते बच्चों चाहते हैं कि आपके बच्चे विमुख हों, जो जिस संस्कृति जिस परिवेश की आप अपने घरों में करते हैं, जिस परिवेश से आप बड़े हुए, आप क्या चाहते हैं कि बच्चे उस परिवेश से संस्कृति के विमुख हो जाएं। और आपको लगता है कि वो परिवर्तन क्या, स्कूल या वो जब घरों के बाहर किस परिवेश में जा रहे हैं, तो सांस्कृतिक रूप से वो आपसे जुड़ रहे हैं या पिछड़ रहे हैं, या जहाँ भी भेज रहे हैं वो सांस्कृतिक आधार को महत्व देता है या नहीं देता। ये 3 सवाल हैं, इसको आप करिए और आज के विषय को थोड़ा और गंभीरता से समझिए, क्योंकि सिर्फ बच्चों की बात नहीं है। आप भविष्य निर्माण करने की, बच्चे को बचपन में ही आप अमृत दे रहे हैं या विष दे रहे हैं, या आपको ही सोचना है। उसका रिजल्ट तो बहुत बाद में पता चलता है, उस समय आप हम सभी कहते हैं हम निर्दोष हैं निर्दोष हैं, लेकिन वो कौन सी बीज, कौन सा खाद आप बीच बीच में जो डालते जा रहे हैं बड़े होते में, किस दिन का कौन सा खाद अंदर एक खतरनाक विष वृक्ष के रूप में निकल जाए, कोई नहीं जानता। ये आपको सोचना है। ये कैसा लगा इस पर जरूर दीजिए। इस पर अगर कोई और चर्चा चाहते हैं तो इस पर और डिटेल्स पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो आज ये 24वां सत्र है, इसके बाद अगले हफ्ते आखिरी सत्र जो हम लोग 25वां करेंगे, उसके बाद इस चीज़ को समापन करेंगे और फिर नई चीज़ों पर आएंगे। तो अभी के लिए आप सभी लोग स्वस्थ तो रहिए ही, अब अपने भविष्य को भी स्वस्थ रखिए और बच्चों के स्वास्थ्य, सिर्फ स्वास्थ्य ही नहीं, उनके ग्रूमिंग पर भी ध्यान दीजिए, उनकी शिक्षा पर भी ध्यान दीजिए और उनके सांस्कृतिक विकास पर भी ध्यान दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।